हेलो दोस्तों, सो आज हमारा ये 10वां लेक्चर है लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेज कांस्टेंट के बारे में। हमने लास्ट क्लास में बात किया था स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में। मैंने बताया था कि दो तरह के कांस्टेंट मोशन होते हैं, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट और वेज कांस्टेंट। तो मैंने स्ट्रिंग कांस्टेंट के बारे में लास्ट लेक्चर में बता दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आई आइकन को दबा के आप उसको देखिए, मैंने लिंक दे रखा है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे वेज कांस्टेंट की। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पार्ट ऑफ दिस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो उसको आज समझते हैं हम। और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक तरह से स्ट्रिंग और वेज दोनों का मिक्स कांस्टेंट होता है, जिसको कि हम बोलते हैं पुली वेज प्रॉब्लम या फिर पुली वेज कांस्टेंट मोशन। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उस नेक्स्ट लेक्चर को समझने के लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेज कांस्टेंट। तो चलिए समझते हैं। आज का टॉपिक मैं लिख देता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इट विल हेल्प मी टू मेक मोर वीडियोस, इट विल मोर मोटिवेट बेसिकली, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैं लिखता हूँ वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स यदि किसी स्ट्रिंग से अटैच है तो एक ऑब्जेक्ट की मोशन दूसरे बॉडी के मोशन को अफेक्ट करती है। ऐसे ही यहाँ भी होता है वेज कांस्टेंट में। दो ब्लॉक्स यदि आपस में कांटेक्ट है, यहाँ पे स्ट्रिंग का कांटेक्ट नहीं, यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं ये एक ऑब्जेक्ट ले लूँ और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लूँ, ठीक है। अब इसके मोशन से इसका मोशन पे फ़र्क पड़ता है। यदि ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा, फिर ये मूव करेगा तो इसके मूव करने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसी को हम देखेंगे इस कंस्ट्रेंट में, ठीक है। तो चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये वेज कांस्टेंट होता क्या है। सपोज़ मेरे पास एक बॉडी है जो इस तरह का बॉडी है, दो ऑब्जेक्ट सपोज इस तरह के हैं, ठीक है। और इसको मैंने एक ग्रुप में रख दिया। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाला बॉडी है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करे। इसको मैं लेता हूँ A और इसको नाम ले लेता हूँ B। और ये हमारा स्मूथ ग्राउंड पे है। ये स्मूथ ग्राउंड, आप बोलो हर जगह स्मूथ है, आप एज्यूम कर लो, ठीक है। तो हमने अब देखो जो वेज है, वेज सिर्फ ग्राउंड पे मूव कर सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं वेज इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन द ग्राउंड ओनली। और जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट ए है वो भी कंस्ट्रेंट टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन ओनली। बी ऑब्जेक्ट कैन मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और कंस्ट्रेंट टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ए ऑब्जेक्ट कैन कंस्ट्रेंट टू मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये हमने इस तरह के सिस्टम अपने जनरेट कर दिया है, बनाया है, जिससे कि ये दो पॉसिबिलिटी है। अब आपको ये सोचना है या फिर इसमें ये आपको निकालना है। सपोज़ इसकी कुछ वेलोसिटी दे दी होगी, सपोज़ इसकी वेलोसिटी va है, और या फिर मैं इसको सिर्फ v बोल देता हूँ। सपोज़ ये a ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है और फिर नीचे इसको पुश कर रहा है। बेसिकली ये क्या कर रहा होगा, इसको पुश कर रहा होगा, नॉर्मल एक्शन ऐसे लगा रहा होगा। तो इस पुश की वजह से क्या होगा, ये भी मूव करने लगेगा और इसके एंगल के बीच ये इंक्लाइन एंगल थीटा दिया हुआ है आपको। तो आपको बेसिकली इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है, इसकी वेलोसिटी v डैश आपको निकालनी है। तो इसका रिलेशन ही अब वेज कांस्टेंट के रिलेशन के मदद से आप इसमें रिलेशन निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो जब आप कॉन्सेप्ट ये सीख जाओगे कि किस वेलोसिटी से वेज मूव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन इस पर लग रहा है, इस तरह से इसको पुश कर रहा है बेसिकली। अब चलिए वेज कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। आप यदि ध्यान से देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ। लेट्स मैग्नीफाई। और मैग्नीफाइड मैं डायग्राम बनाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये मैंने वेज का बना दिया डायग्राम, और ये हमारा एंगल थीटा है, और ये हमने थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन, तो ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया, ठीक है। ये हमारा A है और ये हमारा B है। अब आपको क्या करना है, ये v वेलोसिटी से नीचे जा रही है और इसकी आपकी वेलोसिटी निकालनी है v डैश। सपोज इसका एज्यूम कर लो v डैश है। अब ध्यान से देखोगे, यही कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है।
आप एक पॉइंट ले लो ए पे जो कि जस्ट कांटेक्ट में है बी के, उसका लोअर पॉइंट, ए का लोअर पॉइंट ले लो और बी का अपर पॉइंट ले लो। मैंने 2 पॉइंट मैंने मार्क किया है। आप सपोज मैं इसको पी मान लो और इसको क्यू मान लो। आपने पी और क्यू 2 पॉइंट्स ले लिया जो कि आपस में कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर है। मतलब पी पॉइंट जो है वो लोअर पॉइंट ऑफ ए का है और क्यू पॉइंट है वो अपर पॉइंट ऑफ बी का है और दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है। पी बेसिकली क्यू को पुश कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है पी। अभी जो पी की जो वेलोसिटी है तो इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में v। अब इसमें आपको ये सोचना है, सबसे पहले इसका एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रेंट ये होता है कि v, p और q मतलब a और b की जो भी वेलोसिटी होगी उसकी कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 नहीं होती है तो फिर हम बोलेंगे ये पॉसिबल नहीं होगा केस। क्यों नहीं होगा मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो Q सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v डैश, सो Q की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगी, इस डायरेक्शन में Q की वेलोसिटी ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये v डैश साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब पॉइंट Q जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था v डैश, उसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, v डैश साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट Q की जो वेलोसिटी है वो v डैश साइन थीटा है, ठीक है। और सपोज यहाँ पे पॉइंट P था और पॉइंट P इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसकी आप देखोगे तो ये एंगल थीटा है, तो इसकी वेलोसिटी पॉइंट P की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी होगी, v cos थीटा, ठीक है। अब बेसिकली मैंने इस डायरेक्शन में क्यों बनाया वेलोसिटी, मैंने दोनों पॉइंट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाया क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तो यदि दोनों की वेलोसिटी यदि बराबर नहीं होगी इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, P पॉइंट Q पॉइंट के अंदर चला जाएगा। अब ध्यान से देखो, सुनो, यदि P पॉइंट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और Q पॉइंट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दोनों की यदि सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम नहीं हुई, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी यदि सेम नहीं हुई तो क्या होगा, या तो P पॉइंट ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा इस डायरेक्शन में या तो Q पॉइंट कम वेलोसिटी से मूव करेगा, तो क्या होगा, P पॉइंट Q पॉइंट के अंदर चला जाएगा, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। हम रिजिड बॉडीज कंसिडर करते हैं तो कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये हम एज्यूम करते हैं। तो मतलब P पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बिल्कुल सेम होना चाहिए Q पॉइंट की वेलोसिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट रिलेटिव वेलोसिटी जो है P और Q की along perpendicular should be 0। यही है वेज कांस्टेंट। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है अभी, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स along the perpendicular direction has to be 0। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स the component of velocities of contact point, the component of velocity of contact point along the perpendicular to wedge और to common tangent में बोल देता हूँ, common tangent has to be same। और ये जो स्टेटमेंट है, इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वेज कांस्टेंट। अब मेनी बुक्स वगैरह में आपको इतना क्लियरली डिफाइन मतलब इसका डेफिनेशन नहीं मिलेगा भी तो मतलब थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, मेरे को भी हुई थी। बहुत सारी जगह आपको ये मिलेगा स्टेटमेंट, मतलब मिल सकता है मगर समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। वेज कांस्टेंट का मतलब है कि जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस की जो वेलोसिटी होगी सेम होगी इस डायरेक्शन में, या फिर हम बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी उसकी 0 होगी। यदि ये 0 नहीं हुई तो क्या होगा, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के अंदर चला जाएगा, या फिर एक पॉइंट बेसिकली P पॉइंट
वेज के अंदर चला जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो इसी को हम बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब आपको वी डैश निकालना था, तो वी डैश आप आसानी से निकाल सकते हो। पी पॉइंट की वेलोसिटी मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। पी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वी कॉस थीटा है, और क्यू पॉइंट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी डैश साइन थीटा है। तो आपको क्या करना है, आपको इक्वेट कर देना है वी कॉस थीटा इक्वल्स टू वी डैश साइन थीटा। इसको ऐसे आपको याद नहीं रखना है इस फॉर्मूला को, मैंने ऐसे ही इस केस में मैंने ऐसे बताया है, वो डिपेंडिंग ऑन द केस। आपको जो स्टेटमेंट मैंने दिया है उसको बस आपको समझना है और याद रखना है। तो आप यहाँ पर वी डैश आपका आ गया, वी डैश क्या हो गया, वी डैश हो जाएगा वी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो वी कॉट थीटा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ मैंने कंपोनेंट सही लिया है या नहीं। तो ये हमारा थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो वी कॉस थीटा इक्वल्स टू ये वी डैश है तो वी डैश साइन थीटा। सही है। या फिर डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। सपोज मैं वेज को पुश करूँ इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर जाने लगेगा और इसकी स्पीड आपको दी हुई रहेगी, तो इसका स्पीड आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, तो वी डैश इक्वल्स टू वी कॉट थीटा इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और आपको क्लियरिटी आएगी। तो चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। तो सपोज मैंने एक वॉल बनाया यहाँ पे, और ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, और हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक यहाँ पे है, इसे बना देता हूँ। ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ऐसे, बिल्कुल सटा होगा, मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए बना रहा हूँ, मतलब इस तरह से होगा। इस तरह का हमारा दो वेज है। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कौन सा वेज किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सपोज ये हमारा ए है और बी है, और हमें सपोज यही मैं देता हूँ, सपोज मैं ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से। तो क्या होगा, जब ये मूव करेगा बी 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ए ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो आपको इसकी वेलोसिटी ही निकालनी है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है, ये एंगल आपको 37 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है, आपको वेलोसिटी ऑफ ए निकालनी है। ऑब्वियसली ये ऊपर डायरेक्शन में होगा, तो चाहो तो आप स्क्रीन पॉज करके इसको ट्राई करो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एक मैग्नीफाइड डायग्राम बनाएंगे इस दोनों पॉइंट का। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ए है, और ये हमारा ए ऊपर जा रहा है वी से, और ये जो हमारा पॉइंट है जो कि बी है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें एंगल भी दिया हुआ है, ये एंगल 37 है। तो आपको क्या करना है, आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 37 है, तो ये भी 37 हो जाएगा, और ये एंगल भी 37 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कंपोनेंट ले लेना है। तो v की इस डायरेक्शन में कंपोनेंट v cos 37, और b की इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, मतलब ये a का कंपोनेंट हो गया v cos 37, और b का कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, देखो ध्यान से 10 sin 37, तो ये हो जाएगा 10 sin 37। बस इस दोनों को इक्वेट कर देना है, तो 10 sin 37 इक्वल्स टू v cos 37। तो v की वैल्यू क्या आ गई, 10 tan 37, जो कि 10 इंटू 3/4। इसलिए आपको वो याद नहीं रखना है फॉर्मूला, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या आंसर आ गया, 30/4 विच इज़ 15/2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ए की वेलोसिटी ऊपर डायरेक्शन में हो गई। सो वी ए इक्वल्स टू 15/2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा वेज कांस्टेंट कैसे लगाते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ क्विकली। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मगर आप इसको ट्राई करो, थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इससे आपको चीज़ें और क्लियरिटी मिलेगी।
तो मैंने एक इंक्लाइन प्लेन बना दिया, मतलब एक वेज यहाँ पे है, सपोज इसको ए बोलूँ, और ये एंगल 53 डिग्री है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। और मेरे पास एक और वेज है, थोड़ा सा इससे बड़ा है, और ये भी मूव कर रहा है, ये भी है, और इसका एंगल सपोज 37 डिग्री है। ठीक है, अब क्या है, इस दोनों के बीच एक स्फीयर रखा हुआ है, इस दोनों के बीच एक स्फीयर है। ठीक है, और ये दोनों किसी स्पीड से मूव कर रही है, सपोज ये v1 से मूव कर रहा है और ये v2 से मूव कर रहा है, दोनों वेज मूव कर रहा है। अब उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये जो स्फीयर है, इसको चलो मैं c बोल देता हूँ, तो इस दोनों के मूवमेंट के कारण क्या होगा, c की कुछ और वेलोसिटी होगी, या तो c ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, b के कारण c ऐसे जा रहा है और a के कारण c किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में एक्चुअली c किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, a के कारण इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है और b के कारण इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो ओवरऑल किसी डायरेक्शन में c जाना चाह रहा होगा। तो हम ये अभी बिल्कुल नहीं कह सकते हैं c के बारे में कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में c जा रहा होगा, ये हम अनश्योर है। तो हम क्या एज्यूम करेंगे, आपको क्वेश्चन यही पूछा है, आपको क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ c। तो c की किसी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं होगी, c की वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होगा। तो हम एज्यूम करेंगे c की वेलोसिटी टू डायरेक्शन में vx एंड vy है, और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो ऑब्वियसली आपको आंसर v1 और v2 के टर्म्स में देना होगा, vx और vy की वैल्यू। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, सबसे पहले c की इस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं vx, और इस डायरेक्शन में एज्यूम कर लेते हैं vy। आपको इस vx और vy की वैल्यू निकालनी है वेज कांस्टेंट की। और इसमें यह है कि इस क्वेश्चन में यह है कि आपको वेज कांस्टेंट तो यूज़ करना है, मगर यहाँ दो सरफेसेस आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सरफेसेस, आप चाहो तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। मैं देख रहा हूँ, एक मिनट। आप चाहो तो इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, या फिर मैं किसी और कलर से ड्रॉ करता हूँ। चलो मैं पिंक से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, और तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख जाएगा इस पॉइंट पे, और एक कांस्टेंट यहाँ पे भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इस दोनों जगह बेसिकली दो पॉइंट है, तो इसलिए दो कांस्टेंट इक्वेशन आपको लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज इसको मैं P पॉइंट मानूँ, तो राइटिंग वेज कांस्टेंट ऑन P, राइटिंग वेज कांस्टेंट ऑन P, तो आप क्या लिखोगे, अब इस P पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो v2 इक्वल्स टू, मतलब वेज जो कनेक्टेड है B ब्लॉक, जो P पॉइंट की इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में इस C ब्लॉक की वेलोसिटी है, सिर्फ एक ही वेलोसिटी है vx, सो v2 इक्वल्स टू vx। तो आपका vx का वैल्यू आ गया v2, तो vx तो आपका आ गया। अब चलिए हम इसको निकालते हैं, इसकी y कंपोनेंट और बेसिकली vy वैल्यू। तो आपको कांस्टेंट इक्वेशन यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पे a पॉइंट की वेलोसिटी पहले देखते हैं। अब a पॉइंट कैसे जा रहा है, a पॉइंट इस डायरेक्शन में v1 से मूव कर रहा है, तो और ये एंगल है 53, तो ये भी 53 होगा, ये एंगल 53 हो जाएगा, और ये 37 हो जाएगा। तो आप या तो साइन 53 भी लिख सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, a पॉइंट की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगी, v1 साइन 53। ठीक है, ये a पॉइंट की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, और ये किसके बराबर होगा, उस C ब्लॉक के इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के बराबर। तो ये vx है इस डायरेक्शन में, तो vx का कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, vx साइन 53, सो vx साइन 53। और यहाँ लोग मिस्टेक कर देते हैं, सिर्फ यही लिख देते हैं, ये गलत है, vy भी है यहाँ पे। ठीक है, तो vy का भी कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो vy का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, चाहो तो इसको आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो।
तो ये हमारा 53 है, तो ये भी 53 हो गया, और ये 37 है तो ये 37, ये 53 हमारा हो जाएगा, तो ये भी 53 होगा। ठीक है, तो आप इसमें ज्योमेट्री से देख लो, ये एंगल 53 आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वी वाई कॉस 53। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये जो इस पॉइंट पे जो हम वेज कांस्टेंट लगा रहे हैं, जो ब्लॉक ए है और स्फीयर सी का जो कांटेक्ट पॉइंट है, तो ए की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v1 है, तो v1 की जो कंपोनेंट हो गया कितना हो गया, v1 sin 53। जो सी पॉइंट की वेलोसिटी है, उस पॉइंट की जो बॉटम पॉइंट की दो डायरेक्शन में वेलोसिटी है, vx और vy, तो vx का भी कंपोनेंट लेंगे और vy का भी कंपोनेंट लेंगे। vy अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा था, इसलिए हमने माइनस लिखा, माइनस vy cos 53। ठीक है, और हमें vx की वैल्यू पता है, तो vx की वैल्यू हम v2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। sin 53 हो गया 4/5 इक्वल्स टू vx v2 के बराबर हो गया, और ये भी 4/5 हो गया, और माइनस vy इंटू cos 53 3/5 हो गया। तो चलिए vy हम निकाल लेते हैं, तो vy की वैल्यू 3/5 इक्वल्स टू 4/5 v2 माइनस 4/5 v1, तो 4/5 आप कॉमन ले लो और 5 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो vy की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स v2 माइनस v1 डिवाइड बाई 3। तो ये हमारा आंसर vx हो गया और vy हो गया, और vx की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है v2। तो ये स्फीयर की दोनों कंपोनेंट की वेलोसिटी हो गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वेज कांस्टेंट काफ़ी सिंपल मेथड है, मतलब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस बस कर लेना है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन हैज़ टू बी सेम फॉर बोथ द पॉइंट्स। ठीक है, या फिर रिलेटिव वेलोसिटी हैज़ टू बी 0। ओके, तो ये हमारा था लेक्चर वेज कांस्टेंट पे। अब आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेज और स्ट्रिंग, दोनों को अब कंबाइन करेंगे, और मतलब ज़्यादा कॉमन नहीं है ये क्वेश्चन, मगर कुछ एडवांस क्वेश्चंस में आ जाते हैं ये। तो स्ट्रिंग और वेज दोनों का कंबाइन क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।